Very good morning, students. I hope you all are happy and safe at your home. So, today we are going to start our next topic of Physics Chapter 2, that is electric field due to uniformly charged infinite conducting plate. तो आज हम यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था यूजिंग गॉस लॉ। अब कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो हमने सबसे मेन बिग डिफरेंस क्या है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेट में। तो कंडक्टिंग प्लेट को अगर हम चार्ज करते हैं तो चार्जेस जो हैं वो फ्लो होके सरफेस पे आ जाते हैं, तो चार्जेस प्लेट के अंदर नहीं रहते। अगर चार्जेस प्लेट के अंदर नहीं रहेंगे तो उस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो हो गया इनसाइड द प्लेट। ठीक है, तो इस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट ज़ीरो होगी। ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग प्लेट में क्या होता है, हम जब बॉडी को चार्ज करते हैं नॉन कंडक्टिंग प्लेट को तो चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होती है और सरफेस पे भी होती है, क्योंकि चार्जेस अंदर भी रहते हैं नॉन कंडक्टिंग प्लेट के अंदर और सरफेस पे भी रहते हैं, क्योंकि हमने पूरी प्लेट को फुल्ली चार्ज किया होता है तो चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं। तो चार्जेस अंदर भी रहेंगे बाहर भी रहेंगे सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन डिफरेंस यही है कि कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भाई अगर हमारे रूम में कोई भी ओपन वायर है तो हमें शॉक नहीं लगता, उस ओपन वायर की वजह से हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि हमारे बीच में क्या आ जाती है, एयर आ जाती है। तो कंडक्टिंग प्लेट को जब हम चार्ज करते हैं तो चार्जेस फ्लो होकर सरफेस तक आ जाते हैं, सरफेस के बाहर नहीं जाते, क्योंकि सरफेस के बाहर क्या है, एयर है। तो एयर जो है वो नॉन कंडक्टर है, इसलिए यहाँ तक उन फ्लो हो सकते हैं सरफेस तक। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें नॉन कंडक्टिंग प्लेट की फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसकी आपको पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके इसकी पीडीएफ नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। कि थोड़ा 3D टाइप का ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर क्या है, ज़ीरो है। ओके, तो ये हो गई कंडक्टिंग प्लेट। इसको इनफाइनाइट शो करने के लिए आप डॉट शो कर सकते हैं। ओके, अब इस पे हमें यूनिफॉर्मली चार्ज करना है और सरफेस पे ही हमें चार्जेस शो करने हैं, इसलिए हमने इसका डायग्राम थोड़ा 3D टाइप का बनाया है। तो हमने सरफेस पे चार्जेस शो कर दिए। अब इस प्लेट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एक पॉइंट P पे। तो सपोज हम सेंटर से एक पॉइंट P ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, गॉस लॉ के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, जिससे चार्जेस की सिमेट्री एज इट इज़ रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे। तो हमने जैसे नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए भी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज़ किया था, हम इसके लिए भी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज़ करते हैं। ठीक है, ये सरफेस पे है, चार्जेस कहाँ है बेटा, सरफेस पे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़े चार्जेस रब कर देती हूँ ड्रॉ करने के लिए गॉसियन सरफेस। अब ये जो सिलिंड्रिकल का पार्ट है ये है अंदर जा रहा है, इस प्लेट के अंदर जा रहा है, इसलिए मैंने इसको डॉट करके शो किया है। ओके, अब ये पॉइंट P, यहाँ पे हमारा पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सपोज यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R ले लेते हैं और गॉसियन सरफेस का हम सरफेस ले लेते हैं S। ओके, अब ये इतना पार्ट आउटसाइड है और इतना पार्ट इनसाइड है प्लेट के। तो इनसाइड जो प्लेट के पार्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, ज़ीरो होगी। E इक्वल टू, इसको थोड़ा बड़ा कर, E इक्वल टू ज़ीरो होगी।
आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, प्लेट ड्रॉ कर ली। सेकेंड स्टेप हो गया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सपोज सेकेंड पार्ट, ओके, और ये कर्व वाला थर्ड पार्ट। तो आप देख सकते हैं 3 सरफेस हैं इसके। ये फर्स्ट सरफेस, ओके, ये सिलेंड्रिकल है, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो 3 पार्ट में आप ड्रॉ कर सकते हैं। नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको 1, इसको 2, इसको 3 करें। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एरिया वेक्टर चाहिए। इन तीनों पार्ट्स के हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, तो हमको पता है एरिया वेक्टर क्या होता है। 3D के लिए आउटवर्ड होता है सबसे पहली बात, और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जो है वो कहाँ जाएगा, बाहर, इसका ऐसे बाहर और इस साइड का ऐसे बाहर। ठीक है, तो इसके लिए मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। इसका जाएगा इस तरीके से बाहर। ओके, ये वेक्टर DS लिखा है मैंने। ओके, इसका जाएगा भी इस तरीके से बाहर, और इस पार्ट का जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, इस पार्ट का जाएगा इस तरीके से बाहर। अब पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो किस तरीके से होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। तो तीनों सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। सबके लिए तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ड्रॉ करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड। इधर के लिए ड्रॉ करते तो ये भी बाहर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। ठीक है, और इसके लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, E = 0 है। ठीक है, अब ये जो प्लेट है इसके दोनों सरफेस पे चार्जेस है। ठीक है ना, ये जैसे ये प्लेट है, ठीक है, तो ये प्लेट समझ लो, तो इधर भी चार्जेस हैं और इधर भी चार्जेस है, दोनों सरफेस पे चार्जेस है। बट अंदर ये सिलेंड्रिकल सरफेस कहाँ है, अंदर, इसके अंदर है। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए मैंने इधर क्या लिखा है, E = 0। ठीक है, हमने नॉन कंडक्टिंग प्लेट में यहाँ पे E ड्रॉ किया था अंदर के साइड। ठीक है, इस डायरेक्शन में E ड्रॉ किया था, तो दोनों के बीच में थीटा 0 था। ओके, तो यही डिफरेंस है इन दोनों के डायग्राम के अंदर। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमने E वेक्टर ड्रॉ किया था और थीटा दोनों के बीच में 0 था, जैसे यहाँ पे 0 है। तो थीटा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, E और DS के बीच में थीटा क्या है वो लिखने का। तो थीटा = 0, थीटा = 90, ओके, थीटा = 90। अब हम करेंगे कैलकुलेशन स्टार्ट। डायग्राम हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एरिया वेक्टर बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, उनके बीच का एंगल बता दिया। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हमें पता है कि प्लेट है, प्लेट पे चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे। तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल चार्ज नहीं मिल सकता, सिग्मा क्यू नहीं मिल सकता। क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेट है, तो हम टोटल चार्ज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है, सिग्मा। S इज़ फॉर सरफेस, S इज़ फॉर सिग्मा। हमने ट्रिक देखी थी। ठीक है, जब हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस, चार्ज पर यूनिट सरफेस। तो चार्ज क्या है, टोटल चार्ज, दैट इज सिग्मा क्यू, और सरफेस मतलब S। ओके, तो हमारा सिग्मा क्यू हमें मिल जाएगा। सिग्मा क्यू कितना मिलेगा, सिग्मा × S। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हम लिखेंगे, हमें गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो अब हम गॉस लॉ की इक्वेशन लिखेंगे। तो गॉस लॉ की इक्वेशन, फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है, तो गॉस लॉ की इक्वेशन आप सबको अब लर्न है। phi E = क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, DS भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, = सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ की इक्वेशन क्या है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, यही इसकी स्टेटमेंट भी है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेक्टर E डॉट DS क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा
क्यू, दैट इज एल्जेब्रिक समेशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो सिग्मा क्यू की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम देख सकते हैं कि हमने ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम इसको ओपन कर देंगे। S1 E ds प्लस S2 E ds प्लस S3 वेक्टर E ds सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब हम देख सकते हैं S1 दैट इज वन सरफेस, फर्स्ट सरफेस पे E इक्वल टू क्या 0, तो E 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सेकेंड सरफेस E डॉट डी एस है तो सेकेंड सरफेस के लिए थीटा 0 है, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लगता है कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं E डी एस कॉस 0 डिग्री। ओके, और थर्ड सरफेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं E डी एस कॉस 90 डिग्री, क्योंकि थर्ड सरफेस पे थीटा कितना है 90 डिग्री। ओके, तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो E डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा E डी एस। ओके, तो मैं इसको आगे ऊपर सॉल्व करती हूँ, इतने को रब कर देती हूँ। अब आपको डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और PDF नोट्स तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो मैं इसको भी रब कर देती हूँ डायग्राम को। याद रखना कंडक्टिंग प्लेट के अंदर E इनसाइड 0 होता है। अब आगे स्टेप करते हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि E डी एस कॉस 0, तो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है और कॉस 90 क्या होता है बेटा 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो E जो है वो यूनिफॉर्म है, तो E यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो E डी एस कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा और कॉस 90 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख सकते हैं कि इसका सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, तो वो जो हमारा सरफेस है, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस का सरफेस हमने कितना लिया एस इमेजिन किया था, ठीक है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का हमने सरफेस एस इमेजिन किया, तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एस से एस क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास E कितना बचा, E बचा E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कंडक्टिंग प्लेट का आराम से आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही ईजी वे है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट सरफेस दैट इज सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज की बात हो रही है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्यू कितना मिल जाएगा हमको सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर हम फ्रॉम गॉस लॉ की इक्वेशन पुटअप करेंगे। गॉस लॉ की इक्वेशन क्या है बेटा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वेक्टर E डॉट वेक्टर डी एस is equals to sigma q upon epsilon naught, algebraic summation of charges upon epsilon naught that is absolute permittivity of free space, ठीक है। epsilon naught क्या है बेटा, epsilon naught है absolute permittivity of free space, ठीक है। इसकी वैल्यू याद है आप लोगों को, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोगों को याद है, तो एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या करेंगे, हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हमको इसको 3 पार्ट्स में लिख देंगे इंटीग्रेशन को, S1 S2 और S3। अब S1 पार्ट के अंदर हमने देखा था कि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है वो अंदर की साइड है और अंदर की साइड E इक्वल टू 0 है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ओके।
S2 के लिए हमने देखा था कि भाई 0 डिग्री है E और DS के बीच में, तो 0 डिग्री, और यहाँ पे हमने S3 के लिए देखा E और DS के बीच में 90 डिग्री है, तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। तो सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये 0 और ये 0, सिर्फ ये पार्ट बचेगा। ठीक है, E यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, तो E यूनिफॉर्म होगा। तो S2 के लिए, ठीक है, ds इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा S, क्योंकि हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का सरफेस कितना लिया है, S एज्यूम की। तो सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टिंग प्लेट के लिए सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है गॉस लॉ के थ्रू सॉल्व करने का। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा इसका ग्राफ बनाना। तो 2 ग्राफ बनाते हैं हम, E वर्सेस R का और E वर्सेस उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो E वर्सेस R, अब आप देख सकते हैं R जो डिस्टेंस है, ठीक है, प्लेट से डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इक्वेशन में तो R है ही नहीं। इसका मतलब जो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, चाहे दूर पॉइंट हो चाहे पास पॉइंट हो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिपेंड नहीं करती R पे, तो कैसी लाइन बनाएंगे, ऐसी पैरेलल लाइन बनाएंगे। ओके, बिकॉज E नॉट डिपेंड ऑन R, दैट इज डिस्टेंस। अब दूसरा ग्राफ हम क्या बनाएंगे, दूसरा ग्राफ बनाएंगे E और सिग्मा का, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो हम देख सकते हैं E और सिग्मा एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो E और सिग्मा एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, सिंपल। तो अब हमारे ग्राफ भी बन गए। तो ये अब हमारा पूरा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का जो है ये पूरा सॉल्व हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, ये गॉस लॉ का 3rd एप्लीकेशन है। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम में पूछते हैं तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, फिर कैलकुलेशन करने के बाद वेक्टर फॉर्म में लिखना और ग्राफ बनाना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और PDF नोट्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक से भी ले सकते हैं, और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं लिंक रख दूँगी, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ओके, थैंक्स।